क्योंकि चुनाव से पहले यही डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी होगा। सूचना के तहत अगर आप ये फिगर्स जो हमने दिए और कुछ मैंने अभी जिक्र किया, अगर आप देखेंगे वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। एक तरफा स्टेट बैक्ड रिप्रेशन था एक पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के। जय श्री राम का नारा वहाँ बहुत इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट में हम लोगों ने उस पूरे सोशो इकोनॉमिक जो वहाँ फैक्टर्स रहे हैं, जो प्रभावित हुए हैं आज भी उन परिवारों पर, और उन घटनाओं की रिकंस्ट्रक्शन बहुत डिटेल में स्टडी के बाद हमने करने का प्रयास किया है, जो आप इस रिपोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हम उपलब्ध करा लेंगे, आप देख लेंगे। हम समझते हैं वो सच्चाई से दूर होगा, क्योंकि वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। वहाँ एक प्लान्ड स्टेट बैक्ड पॉलिटिकल एजेंडा आधारित वहाँ हिंसा कराई गई, जिसमें मुख्यतः माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग तथ्यों के साथ, एविडेंस के साथ, वीडियो एविडेंस के साथ वो स्पष्ट है कि ये दंगा कतई नहीं था और ये एक तरफा एक हमला था। उसकी रिएक्शन जरूर हुए, माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी उसका रिएक्शन हुआ, लेकिन कुल मिलाकर ये एक तरफा स्टेट बैक्ड रिप्रेशन था एक पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए। दूसरी जो हम लोगों ने इसमें जो पाए हैं, जब हम कहते हैं स्टेट बैक था, उसमें जो पुलिस का रोल था, उसके लिए हमने बहुत एविडेंस इकट्ठे किए जो इस रिपोर्ट में हम लोगों ने पेश की, जिसमें मुख्यतः जो ये स्लोगन आमतौर पे ये शामिल सबकी मतलब जानकारी में है कि दिल्ली पुलिस हमारे साथ है और दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। मतलब पहले दिन जहां वायलेंस शुरू हुई, ये स्लोगन वहां सबसे इस्तेमाल, 3 मेन स्लोगन्स वहां इस्तेमाल किए थे जो हमारी स्टडी दिखाती है। एक है पुलिस के बारे में, और दूसरी है कि जय श्री राम का नारा वहां बहुत इस्तेमाल किया गया था, और तीसरी बात थी कि जो एंटी सीए के जो पूरा एक एजेंडा था उस समय, वो नारा जो अनुराग ठाकुर जी ने उसको बहुत पॉपुलर किया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये 3 जो स्लोगन है वो प्रचलित था वहाँ, और उसमें पुलिस का रोल का भी इस रिपोर्ट में हमने पूरी एविडेंस के साथ पेश की। तीसरी जो इस फाइंडिंग में आया है, क्योंकि हमने बाकी बहुत रिकॉर्ड्स को स्टडी किया और उसमें विशेषकर हमारे साथी जयप्रकाश जी ने हमें बहुत मदद की इस रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करने में, जिसमें दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली की पुलिस की डिप्लॉयमेंट और दिल्ली की होम मिनिस्ट्री का इसमें रोल। और उसमें हमने पूरा चार्ट दिया है जिसमें हमने दिल्ली की जो टॉप पुलिस फोर्सेस है, डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री से गाइडेड जो फोर्सेस थे, उनकी बैठक कहाँ हुई, कैसे हुई, और उसमें डायरेक्टली हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का रोल को हमने इस रिपोर्ट में रेखांकित किया है। हम समझते इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि गुजरात का भी जो हमारा अनुभव है कि जब घटनाएं घटती है, अगर समय पर स्टेट का डिप्लॉयमेंट सही होता है या आर्मी का डिप्लॉयमेंट सही होता है या कर्फ्यू का ऐलान सही समय पर किया जाता है, तो एक हस्तक्षेप हो सकता है। और जब नहीं होता है, जैसे गुजरात में नहीं हुआ, उसका क्या परिणाम होता है वो हम लोगों ने दिल्ली की उस हिंसा में हमें दिखाई दिया। हमने एक चार्ट दिया है, वहाँ जो सेंसस और बाकी जो फिगर्स है, उस प्रभावित इलाके में लगभग 26 लाख आबादी है। वहाँ पे पुलिस स्टेशंस जो है उसकी भी डिटेल दिए हैं। आमतौर पर वहाँ 450 पुलिस का पूरे इलाके में, इतने बड़े इलाके में उसकी डिप्लॉयमेंट होती है। फरवरी 23 से जब हिंसा की घटनाएं शुरू हुई और तेज होते गए, फरवरी 28 तक एक समय 450 से लगभग 1300 का पुलिस का डिप्लॉयमेंट हुआ, जिस दिन 29 डेथ्स हुए, मर्डर्स हुए, और अगले दिन जो बड़े जबरदस्त तरीके से 23, 24, 25 को पूरे उस इलाके में आग लग गई थी। जबरदस्त तरीके से वहां हमले हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी। उस समय दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के द्वारा जो सेंट्रल फोर्सेस और दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, एक दिन 8 का वो उन्होंने बढ़ा कर दिया,
एक दिन केवल 121 की ज्यादा पुलिस पर्सनल वहां दिए गए, और इसके बावजूद कि उस समय ये डिमांड उठ रही थी कि कर्फ्यू लगाया जाए, वो कर्फ्यू बिल्कुल नहीं लगी। ये सब आप जानते हैं, वो रिकॉर्ड का है। लेकिन हमने इस रिपोर्ट में जब सब कुछ पूरे छवि को उसको एकत्रित करके जब हमने सामने रखा है, तो उससे इतना स्पष्ट नजर आता है कि ये पूरे तौर पर एक प्लान था, और ये प्लान में किसी पुलिस का इनएफिशिएंसी का सवाल नहीं था, या कम डिप्लॉयमेंट नहीं थे, क्यों ऐसे हुआ, ये सब नहीं था। ये एक योजना के तहत, अगर आप ये फिगर्स जो हमने दिए हैं और कुछ मैंने अभी जिक्र किया, अगर आप देखेंगे वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। इसके अलावा जो एक और फाइंडिंग है इस रिपोर्ट में, वो है जो महिलाओं की वहां जो स्थिति बनी है वहां उस समय भी, और उसके बाद उसकी आफ्टरमाथ में भी, जो नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं की जो स्थिति बनी थी। एक तो ये हम सभी जानते हैं कि किसी वायलेंस में औरतों के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आए थे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का, सेक्सुअल इन्यूएंडोज का, ये सब कुछ था। उसका एक विशेष कॉन्टेक्स्ट था कि एंटी सीए मूवमेंट में महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत अहम रोल रही। और आप अगर देखेंगे जो हमने रिकंस्ट्रक्ट किया कि जहां जहां वो वायलेंस का टारगेट हुआ, वो उन इलाके में हुआ जहां महिलाओं की एंटी सीए के कैंप्स, सिटिंग जहां एकत्रित हुए थे, जहां वो चल रहे थे, तो महिलाओं की वो सिटिंग्स को टारगेट करने के लिए ये पूरा वायलेंस का जो है इस्तेमाल किया गया। तो औरतों की जो उस समय की जो स्थिति थी, एक तो जिस बहादुरी के साथ अधिकारों के लिए तमाम सामाजिक बंधनों को तोड़कर औरतें सामने आई, माइनॉरिटी कम्युनिटी की विमेन ने वहां नेतृत्वकारी भूमिका अदा की, और उसके बाद वायलेंस में जो मॉब्स थे उन्होंने उन इलाके को टारगेट किया। और तीसरी बात है, उस वायलेंस के बाद जो महिलाओं की वहां स्थिति बनी, दोनों तरीके से थे। एक, परिवारों के अंदर उनके ऊपर एक जबरदस्त दबाव कि पीछे हटो। दूसरी बात, उस हिंसा के प्रत्यक्ष रूप पर जो उनके ऊपर असर पड़ा, वो आप समझ ही सकते हैं। और तीसरी बात है कि कॉम्पनसेशन के संबंध में आज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है बहुत परिवारों में, क्योंकि बीवी के और बुजुर्ग माँ बाप के बीच में भी, क्योंकि कॉम्पनसेशन इतना कम है, और कॉम्पनसेशन नाकाफी सिर्फ नहीं लेकिन सिलेक्टिव है। वो पूरी जो इंक्वायरी हुई दिल्ली सरकार की तरफ से, इतने खामियां हैं उसमें कि बताया नहीं जा सकता। जिस साथी के आपने वीडियो दिया है, हम लोग उनके साथ, हमारा बहुत नजदीकी संबंध है। दुकान उनका जल गया, उनका एक दुकान जो पूरा जीविका थी वो खत्म हो गया। उसके लिए अब एक फ्रिज की जरूरत थी, उसके लिए बच्चों की पढ़ाई की जरूरत थी। उन लड़कियों जो वहां है, वो बार बार प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, वो किसी के सामने दान की भीख नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ऐसे साधन जो जिसे हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन कॉम्पनसेशन उसमें नहीं है। नितिन पासवान बोलकर उसका बच्चा का पुलिस की फायरिंग में उसकी डेथ हुई, लेकिन पूरे तौर पर वहां जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके ऊपर पूरा दबाव डाला कि तुम बोलो कि राइटिंग मॉब्स ने तुम्हारे बच्चे को मारा। उससे कहा मैं ऐसे क्यों कहूं, मेरे इलाके में ऐसे कभी भी ऐसे कोई बात नहीं थी और ना है, लेकिन आज भी उनके ऊपर इस प्रकार का दबाव है, जबकि वो कहते नहीं, मुसलमानों ने मेरे बच्चे को नहीं मतलब हत्या की। और आज भी क्योंकि वो बच्चा 18 साल की नीचे की उम्र का था, आज भी उनको पूरा कॉम्पनसेशन नहीं मिला। वो कहते कि कॉम्पनसेशन भी उम्र के लिहाज से, क्योंकि जिंदगी भर वो तो तुम्हारा कमाई नहीं करता था, इसलिए 50% उनको कॉम्पनसेशन मिला। तो औरतें, बच्चों के ऊपर आज भी जो वहां एक जबरदस्त ट्रॉमा है। बहुत सारे साथी वहां जाकर काउंसलिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से एक संपूर्ण रूप पर वो नहीं है। हमारा फाइंडिंग है कि अभी भी जो ट्रॉमा, और अब भी मैं आपको बता रही हूँ, हमने बार बार पुलिस को भी कहा, ऐसे कुछ शरारती तबके हैं वहां जो हर मंगलवार को एक मंदिर से निकल के हनुमान जी के नाम से वहां इस प्रकार के जत्थे निकालते हैं और ऐसे भड़काने वाले स्लोगन देते हैं, जो वहां उस इलाके को एक बार फिर प्रदूषित करने का, सांप्रदायिक रूप पर प्रदूषित करने का पूरा प्रयास हो रहा है। और आखिर जो हमारा फाइंडिंग है इसमें, इसका जो पूरा पॉलिटिकल एजेंडा था, जो हमारे साथियों ने बताया, आप लोग भी सब जानते, इसलिए उसको बहुत ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। एंटी सीए मूवमेंट को समाप्त करने के लिए
पूरे कम्युनिटी को डिमोनाइज करने के लिए हेट स्पीच के संबंध में हमारी खुद की एफआईआर शुरुआती दौर में थी, दिल्ली इलेक्शन के समय जब परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर ने उस प्रकार के भड़काऊ भाषण दिए। आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि हम पूरे मतलब हर कानूनी जरूरत की हर कदम को देखते हुए, ये जानते हुए कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी सारी टेक्निकलिटीज को ध्यान में रखकर अभी हुआ क्या था, दिल्ली पुलिस ने कहा ये हेट स्पीच है ही नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में जब सुनाया गया था हर्ष की पिटीशन पर तो सबने कहा ये तो हेट स्पीच है, तो रन करो। लेकिन खैर आज भी वो पिटीशन नहीं सुना गया, रिजेक्ट किया गया। बार बार हम गए हैं, अभी ये हालत बनी है हेट स्पीच के बारे में कोई भी साधारण व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कार्यकर्ता नहीं दे सकते, उसका एफआईआर नहीं एक्सेप्ट होगा जब तक उनकी अपनी व्यक्तिगत इन्वेस्टिगेशन के साथ वो साबित नहीं करते हैं कि ये वो मुद्दे हैं। और इसलिए अभी हम हाईकोर्ट से हार कर इसी बात पर कि टेक्निकली इजाजत नहीं दी गई है एफआईआर दर्ज, मतलब पहले था चार्जशीट तक, पहले जो था प्रक्रिया कि चार्जशीट तब होगा जब सरकार की इजाजत ली जाएगी अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। अभी उन्होंने उस मापदंड को कम करके उनकी फायदा के लिए कहा कि एफआईआर भी दर्ज नहीं होगा किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जब तक इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन को भी हम ही लोगों को करना है, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो न्याय और उसके पीछे जो पॉलिटिक्स है ये भी इस रिपोर्ट में है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये देश की राजधानी है और देश की राजधानी में और एक सरकार भी यहाँ आप सरकार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और रिग्रेटफुली जो एक रोल ये सरकार, हाँ सही है उन्होंने डिमांड की कि निष्पक्ष टीम ऑफ लॉयर्स को जो एलजी का टीम है उसको रद्द करके हमारे इंडिपेंडेंट, वो सब किया, लेकिन जो एक राजनीतिक दृढ़ता के आधार पर देश की राजधानी को एक मिसाल के रूप में पेश किया जाए, ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। इसलिए आज का ये आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें सिर्फ याद दिलाने के लिए और उन साथियों की याद के लिए नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो सब हो रहा है, हरियाणा, राजस्थान, ये तमाम चीजें जो अभी हो रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि ये साल चुनाव के पहले ये साल है, हर चीज को एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जरूरी है कि हम देखें। हम इससे भाग नहीं सकते हैं क्योंकि चुनाव से पहले यही डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी होगा। इसलिए ये आवाजों को और इस आंदोलन को जो आपकी इस मंच के द्वारा आप लोग इसकी पहलकदमी कर रहे हैं, आपको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ।